अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कहने को वो हमारी नौकरानी थी, मगर देखने में वो किसी आला खानदान की बेटी लगती थी। पुरवकार सी, जरा अच्छे कपड़े पहन लेती तो हम बहन भाइयों में से लगने लगती। ये तमीज करना मुश्किल हो जाता कि वो अवैस खान साहब की खादमा है या हवेली के बच्चों में से कोई है। जब मैंने होश संभाला, वो मुझे अपने ही आंगन में हंसती खेलती नजर आई। अम्मा भी उसको औलाद जैसा चाहती थीं। कहती थीं कि आयशा छोटी सी थी कि इसके माँ बाप हैजे से एक साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। आयशा के वालिदैन चूंकि हमारे पुराने मुलाजिम थे, लिहाजा बकौल अम्मा उन्होंने तरस खाकर उस बच्ची को घर में रख लिया था। बाबा तो लखपाल थे ही, और भी कई उनके दर पर पल रहे थे, सो एक यतीम बच्ची और सही। ये कोई चौंका देने वाली बात ना थी। आयशा के अलावा और भी कई मुलाजमाएं हमारी हवेली में रहती थीं। किसी के जिम्मे झाड़ू तो किसी का काम कपड़े धो धुलाकर इस्त्री कर रखना, कोई गंदम साफ करने और धान फटकने के वास्ते, तो कोई अम्मा और दादी के पैर दबाने को। जिम्मेदार तो अपने इलाके का बादशाह होता है और मजारा उसके रियाया। बचपन दौड़ता भागता नजरों से ओझल हो गया। मैं और आयशा छुपन छुपाई खेलते बड़े हो गए। मेरी बहन अर्जमंद बानो, आयशा और भाई मुदस्सिर, हम चारों की चौकड़ी में से भाई मुदस्सिर को बाबा जान ने मैट्रिक के बाद पढ़ने को शहर भेज दिया, तो हमारी टीम भी टूट गई। अब मुदस्सिर भैया के बगैर मेरा किसी खेल में दिल न लगता, और यही हाल आयशा का भी था। मैं तो रंग और बुरश से तस्वीरें बनाकर दिल बहला लेती और वो घर के काम काज में मसरूफ हो जाती। मुदस्सिर भैया तो लाहौर की रौनकों में गुम हो गए। रुपए पैसे की कमी न थी, पढ़ाई तो मशगला था। सैरो तफरीह करते, रुपए उड़ाते, कम हो जाते और मंगवा लेते। आज का गम न कल की फिक्र, दोस्तों के साथ खुश थे। तालीम के 4 साल पलक छपकते गुजर गए। अब उनका दिल लाहौर का हो रहा था। भला इस छोटे से गांव में क्या रखा था, मगर बाबा की बड़ी जिम्मेदारी थी, सो भैया को वापस तो आना ही था, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं को संभालनी थी। जिस रोज भैया लाहौर से लौटे, आयशा भी मेरी तरह खुश खुश फिर रही थी। वो आज घर के काम में खसूसी दिलचस्पी ले रही थी। अम्मा जान के साथ मुदस्सिर की पसंद के खाने बनवाने में मदद कर रही थी। उस वक्त मैं बरामदे में आयशा से बात कर रही थी जब भैया अचानक घर के अंदर आए। उनको देखकर आयशा शर्माई और फिर पीठ मोड़कर अम्मा के पास किचन में चली गई। आज भी मुझको वो उसका धीरे धीरे चलना और काजल से पाकीज़ा धुली धुली आंखों से पलकें झपकाना याद है। उसके भैया को देखने की फरिश्तों जैसी मासूम छुप तो मेरे दिल में खुद कर रह गई थी। भैया ने आते ही मेरे सर पर प्यार किया और अम्मा का पूछा। मैंने बावर्ची खाने की तरफ इशारा किया। वो सीधा उधर गया और माँ के गले लग गया। अचानक उसकी निगाह उठी। आयशा करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी भैया ने उसकी खैरियत पूछी। वो शर्मा गई। बचपन में साथ खेलने वाली आज शर्माई तो उसको अजनबी सी लगी। उसके साथ ही एक नया रूप उसके चेहरे पर था। मुदस्सिर को तो वो एक गैर अहम शय की मानिद याद न रही थी, लेकिन आयशा के चेहरे की दमक बता रही थी कि उसको मुदस्सिर का बहुत इंतजार था। शहर में मुदस्सिर ने कितने ही हसीन चेहरे देखे थे, लेकिन किसी चेहरे ने भी मेरे भाई के दिल को नहीं लुभाया था। लेकिन आज उनको एहसास हुआ कि गांव में रहने वाली लड़कियां सादगी के बावजूद हुस्न की तस्वीर होती हैं। मैंने महसूस कर लिया कि आयशा की कशिश रफ्ता रफ्ता मेरे भाई को मशहूर करने लगी है। वो अवाइल लड़कपन में गया था और अब माशाल्लाह 21 या 22 बरस का हो चुका था। एक ही घर में रहते हुए कई ऐसे मौके आए जब उनको तन्हाई मुयस्सर आई, लेकिन मेरे भाई के दिल में उस लड़की का एक खास मकाम और एहतराम था। मैंने उसे आयशा से कभी गलत अंदाज से मुखातिब होते नहीं देखा था, मगर अब वो पहले वाला अंदाज भी ना रहा था। वो उसको जायज तरीके से अपनाना चाहता था। मुदस्सिर भूल गया कि वो हमारी नौकरानी की बेटी है। वो आयशा को अपनाने का सोचने लगा और उसने अपनी इस सोच को सबसे पहले मुझ पर आश्कार किया। कहने लगा, हिना प्लीज तुम मेरी मदद करो। देखो वो मेरी ही नहीं तुम्हारी भी तो बचपन की साथी है। मुदस्सिर के जज्बात को मैं समझती थी, मगर जानती थी कि वो गलत नहज पर सोचने लगा है। ऐसा मुमकिन न था। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी की बेटी को भला मेरे वालिद क्यों कर बहू का दर्जा देते। इकलौता होने के नाते वालिदैन जल्द ही बेटे का सेहरा देखना चाहते थे।
लेकिन वो जहां रिश्ता लगाते भैया इनकार कर देते। अपनों को छोड़कर मेरे वालदैन ने बिलाखिर गैरों में खूबसूरत लड़कियों के नाम लेने शुरू कर दिए। पहले तो हम में से किसी की समझ में ना आता था कि मेरा भाई अच्छे अच्छे घराने की खूबसूरत लड़कियों को क्यों ठुकराता है, मगर गौर करने पर जान लिया कि इसकी वजह आयशा है और वो उसी से शादी करना चाहता है। तभी भाई से पूछा तो उसने दिल की बात मुझ पर आश्कार कर दी। ये बात मैंने अव्वल किसी को ना बताई। अलबत्ता एक रोज मौका मिलते ही आयशा की बाहें पकड़ ली। वो घबरा गई। मैंने कहा, घबराओ नहीं, मगर मुझे सच बता दो, क्या भाई ने तुमसे शादी के लिए कहा है या तुमने उससे कोई बात की है? अगर तुम दोनों के दरमियान इस मसले पर बातें हो चुकी हैं तो मुझको जरूर आगाह करो। बिल्कुल भी मुझसे कुछ ना छुपाना, ताकि मैं तुम्हारी जुबान बनूं, तुम्हारी मदद कर सकूं। बाबा जान मेरी बात नहीं टालते। मैं बस यही कहूंगी कि मैं आयशा को पसंद करती हूं और उसको भाभी बनाना चाहती हूं। अम्मी को भी हमनवा कर लूंगी। वो कहने लगी, आपी, खुदा के लिए ऐसी बात किसी से ना कहिएगा, वरना अवैस खान साहब मुझको जिंदा ना छोड़ेंगे। वो समझेंगे मैंने ही मुदस्सर को भड़काया है, हालांकि मैंने उनसे कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा कहते हुए वो कांप रही थी। उसको इस कदर खौफजदा देखकर मैं तड़प गई। वो रोने लगी तो मैंने हौसला दिया, आयशा देखो, कभी वालिद साहब ने तुमको डांटा है? कभी सख्ती की है? नहीं ना, तो फिर तुम क्यों इतना डर रही हो, जबकि तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है। ठीक है, तुम राजी नहीं हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहती। आप मुदस्सिर को भी समझाएं, न जाने वो क्यों ऐसा सोचने लगे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। मैं तो उनको भाई कहती हूं। अच्छा, मैं समझा दूंगी। उस वक्त वो बहुत करब में थी और मैं उसको तकलीफ पहुंचा रही थी, जबकि मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आखिर मैं भी तो उससे मोहब्बत करती थी। उसका डरना भी वजह था। बाबा जान का रोब ही इतना था कि सभी उनसे कांपते थे। जब वो घर में होते ऐसा सन्नाटा तारी हो जाता, मेरी मां तक की मजाल न थी कि उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती। अगर कोई इनसे लाड कर सकता था तो वो मैं थी, और मैं भी एक हद तक अपनी बात पर इसरार जारी रख सकती थी। मुदस्सर भाई तो उनकी उम्मीदों का मरकज थे, बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। ताहम वो बाज मामलात में इस असूल के कायल थे कि औलाद को खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। एक रोज उन्होंने मुदस्सिर को बुलाया और बोले, बेटे, मुझको अपने दिल की बात बता दो। अगर तुमको शहर में कोई लड़की पसंद आ गई है तो कोई हर्ज नहीं है, उसके वालदैन से मिलवाओ। लोग ठीक ठाक हुए तो मैं तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मुझको पसंद की शादी पर कोई एतराज नहीं, मगर लड़की नेक किरदार और नेक अतवार होना चाहिए, और जिन हाथों में उसकी परवरिश हुई हो वो भी खानदानी लोग होने चाहिए। शहर में तो नहीं, ऐसी लड़की गांव में है बाबा जान, जो मुझे पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लड़की नेक किरदार और नेक अतवार है, और जिन्होंने परवरिश की है वो भी खानदानी लोग ही हैं। कौन है वो लड़की? आप उसको जानते हैं, आपकी देखी भाली है। आपने और अम्मा जान ने ही उसकी परवरिश की है। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। बाबा जान, घर में एक यतीम लड़की को आपने और अम्मी जान ने औलाद की तरह पाला है। उसे यतीमी का एहसास नहीं होने दिया, मगर उसके मुस्तकबिल का क्या सोचा है आपने? इस बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ये हमने सोचना है और हम सोचेंगे। तुम अपनी फिक्र करो, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। क्या ये नहीं हो सकता कि जिस लड़की को अपने बच्चों के साथ पाला है, उसको अपनी बेटी के जैसा समझा है, उसे अपनी बहू बना ले? ये नहीं हो सकता। ऐसा ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? टाट को जिस कदर भी संभाल कर रखो वो टाट ही रहता है, मखमल नहीं हो सकता। और तुम मखमल में टाट का पैबंद लगाना चाहते हो? लेकिन बाबा जान, बस इससे आगे मैं नहीं सुन सकता। क्या तुम ये चाहते हो कि सारा गांव मुझ पर हंसे या उंगली उठाए कि जिस लड़की को पनाह दी, लावारिस जानकर परवरिश की, उसके साथ अवैस खान के बेटे ने मरासम बना लिए तो उनको उस मुलाजमा की बेटी को बहू बनाना पड़ गया? हमारे रहम और नेकी को भी लोग गलत रंग देंगे और बेपर की उड़ाएंगे। तुम्हारी शादी खानदानी लोगों में ही होगी। नौकरों की औलाद को हम बहू बनाकर सर पर नहीं बिठा सकते, समझे? अब चले जाओ मेरे सामने से। आइंदा इस किस्म का सवाल लेकर मेरे सामने हरगिज मत आना। साहब अवैस का गुस्सा बढ़ते देखकर आफियत इसी में थी कि मुदस्सिर मजीद उनके सामने ना ठहरे, और वो ठहर भी ना सका।
बाबा जान के कमरे से मेरे पास आ गया, नाराज और परेशान। सुनोगी तुम क्या कहा है बाबा जान ने? सुन चुकी हूं। तुमको उनके कमरे में जाते देखा तो बरामदे में कान लगाए खड़ी हुई थी। अब बताओ कैसे सीधी उंगली से घी निकलेगा? सब्र करो मुदस्सिर भैया, तुम मुझसे 2 साल बड़े जरूर हो मगर अकल में मेरे बराबर ही हो। जल्दबाजी मत करो और सब्र से काम लो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। बात क्या बिगड़ जाएगी? बात तो बिगड़ गई है। बाबा जान जो कह देते हैं फिर उससे हटते नहीं। तुमने कोई ऊट पटांग कदम उठाया तो जान लो कि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आयशा बेचारी बेमौत मारी जाएगी, जिसका हमारे सिवा और कोई है भी नहीं इस दुनिया में। मैंने मुदस्सिर को समझाया, चुप रहने से भी तो मसला हल नहीं होगा। वो चुपके से उसकी किसी और से शादी कर देंगे। चुपके से क्यों? बांगे दाहल करें तो फिर उनको रोकने वाला कौन है? उनको हमारा डर तो नहीं पड़ा है। लेकिन है ना, तुम देख लेना, मैं भी चुपका नहीं बैठ जाने का। मैं आयशा से शादी करके रहूंगा, या फिर इनको बता देना कि हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा और ये ढूंढते रह जाएंगे अपने इस वारिस को। कैसी बातें कर रहे हो मुदस्सिर? मुझे डर है कि तुम्हारी ये जज्बाती तबीयत हम सब की जिंदगी में कोई भौचाल ना ले आए। बहरहाल मैंने बाबा से बात करने का यकीन दिलाकर उस वक्त अपने भाई को तसल्ली दी, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस वाक़े के 10 रोज बाद जब बाबा शहर से लौटे, मुझे लगा वो अच्छे मूड में है। ये वो वक्त था जब बहुत अकल से काम लेने की जरूरत थी। भाई से वादा कर चुकी थी, सो बाबा जान के पास जा बैठी। बात करने को अल्फाज ढूंढने लगी। गला सूख रहा था, थूक भी ना निकला जाता था। सोचा आज अच्छे मूड में है, न जाने फिर मेरी बात सुने ना सुने। मैंने बात शुरू की। बाबा खान, मुझे आपकी मोहब्बत और फ्याजी से ये उम्मीद है कि आप मेरी बात को ना ठुकराएंगे। मैं जानती हूं आप मेरी किसी बात को ठुकराते नहीं हैं। ये कहकर मैं चुप हो गई। हाँ हाँ मेरी बेटी रानी, क्या कहना है कहो, वो शफकत से बोले। बाबा जान, दरअसल मैं आयशा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पता है आप मालिक हैं और वो गरीब की बेटी है, मगर है तो उसी खुदा की बनाई हुई कि जिसने हमको दौलतमंद बनाया है। अभी मैं इब्तदाइया को जहन में तरतीब दे रही थी कि उनकी तेवरी पर बल पड़ गए। बोले, बात मुख्तसर करके मतलब की कहो, क्या कहना चाह रही हो? हालांकि जानते थे कि क्या कहना चाह रही हूं, फिर भी मौका दिया। बाबा जान, वो मेरी बचपन की सहेली है, मुझे उससे मोहब्बत है। उसकी दूरी का सोचकर परेशान हो जाती हूं, इसलिए चाहती हूं कि वो मेरी ही भाभी बने और हमेशा हमारे साथ इस घर में रहे। क्या ये सब उसने तुमको सिखाया है? नहीं बाबा जान, मुझे अल्लाह पाक की कसम है, उसने कुछ नहीं कहा और न भाई मुदस्सिर ने। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो फिर सुन लो हिना बेटी, वो लड़की हमारे खानदान से नहीं है और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आज के बाद ऐसी फरमाइश मेरे पास लेकर मत आना। अब जाओ। मुझे लगा किसी ने मुझको बुलंद इमारत से धक्का दे दिया है। जिंदगी में पहली बार अपने बाप का इतना सर्द और करख्त लहजा सुना था। आंखों में आंसू आ गए और मुझको सांप सूंघ गया। जरा सी देर खुद को संभालने की खातिर चुप सी रही, बुत की तरह जैसे उठने की हिम्मत ना हो। तब वो खुद ही उठकर चले गए और मैं बैठी रह गई। भाई मेरा मुंतजिर था। मैंने कहा, मुदस्सिर, बाबा तो चले गए मगर हमारी उम्मीदों का चमन राख कर गए। अब तुमको मजीद क्या कहूं? मुझे पता था यही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मेरे लिए भी जिंदगी में कोई दिलकशी बाकी नहीं है। बाबा जान संगदिल हैं, इतने ही कि वो मुझको मौत से हमकिनार होता तो देख सकते हैं, मगर अपने कहे से मुड़ नहीं सकते। मगर मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूं, मैंने भी जो कह दिया है उससे नहीं फिरूंगा। मां समझा समझा कर थक गई, मगर मुदस्सिर क्यों कर मानता कि उसका दिल ही न मानता था। उधर बाबा जान ने किसी और से आयशा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। साथ वाले गांव के जिम्मेदार का कोई रिश्तेदार था जो औसत दर्जे के खाते पीते लोग थे। वालिद ने सोचा कि उस शख्स को बाद में कोई कारोबार करा देंगे। उधर मेरा हठधर्म भाई अपने दिल के हाथों मजबूर था। जो ही उसको पता चला कि बाबा जान आयशा को बराबर वाले गांव ब्याहने की तैयारियां कर रहे हैं, उसने तूफान खड़ा कर दिया। मां से कुरान पाक पर कसम खाई कि जिस रोज आयशा किसी और की डोली में बिठाई गई, वो उस रोज कुएं में छलांग लगा देगा। यूं बाबा हार गए। उन्होंने किसी और शख्स के हवाले आयशा को ना किया, मगर डोली में बैठाने की बजाय एक करीबी रिश्तेदार के घर भिजवा दिया
और जब वो वापस आई, जिंदा नहीं बल्कि कफन में लिपटी हुई, उसको हमारे आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। और यूं उस बेकसूर और फरिश्तों जैसी मासूम लड़की ने मनो मट्टी तले जाकर हमारे घराने को एक बड़े इंतशार से बचा लिया। जाहिर है कि उसकी जबरदस्ती की शादी तो मुदस्सर को कबूल न थी, लेकिन मौत को तो कबूल करना ही था, क्योंकि दुनिया में सब रुकावटों का चारा किया जा सकता है मगर मौत का नहीं, कि ये इंसान के बस की बात नहीं है। अरसा तक सब यही समझते रहे कि आयशा अपनी मौत मरी है, उसको मलेरिया हुआ और बुखार बिगड़ गया, वो क़ज़ा इलाही से जाँ बहक हो गई। मगर उसकी वफात के 8 साल बाद एक पुरानी मुलाजमा ने मुझे कसम देकर बताया था कि जिस घर वो उन दिनों थी, वहां उसने हम लोगों को घरेलू झगड़े से बचाने की खातिर काला पत्थर पीकर जान कुर्बान कर दी थी। वो अपनी परवरिश के लिए बाबा जान की एहसानमंद थी, सो उनको मजीद परेशान होता ना देख सकती थी। उसने मुदस्सिर भाई की खुदकुशी की धमकी से डरकर उनकी जान बचाने की खातिर ऐसा किया था। इसी मुलाजमा से उसने काला पत्थर मंगवाया था, बस वही इसकी राजदां भी थी। मुदस्सिर भाई ने कुछ अरसा दुखी रहने के बाद हकीकत से समझौता कर लिया और वालदैन की रजामंदी से घर बसा लिया, मगर मैं आयशा के दुख को नहीं भुला सकी। मुझे तो आज भी आयशा का वो ज़ेरे लब मुस्कुराना और धीरे धीरे चलना याद आता है तो आंखें भर आती हैं। मेरी समझ में नहीं आता आखिर बाबा ने आयशा से बेटे की शादी क्यों ना की, हालांकि उस लड़की में खूबियां ही खूबियां थीं, कोई खामी नहीं थी, और बाबा हमेशा उसके साथ शफकत से पेश आते थे, कभी नाराज हुए और न उससे नफरत की। मैं अम्मी से कहती थी काश बाबा मुदस्सिर की खुशी पूरी कर देते तो आयशा की जान ना जाती, और वो जवाब देती थी बेटी वो मजबूर थे, खुदा जाने क्या मजबूरी थी उनकी, ये तो मैं आज तक नहीं समझ सकी। अम्मी वो मजबूरी मुझे भी बता देती तो मेरे दिल पर पड़ा मनोबोझ हल्का हो जाता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मजबूरी थी? मुझे लगता है कि आयशा अवैस खान की ही किसी और औरत से बेटी थी और उसने ये बात अपने दूसरे बच्चों यानी मुदस्सिर और हिना से छुपाई थी। यही वजह थी कि अवैस खान किसी सूरत मुदस्सिर और आयशा की शादी नहीं कर सकता था। आपका क्या कहना है इस बारे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।